गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं क्लास में यानी कि डेली करंट की क्लास में कुछ पुराने भी न्यूज़, कुछ इवेंट्स को ऐड करती हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐड करती हूँ। कारण ये है कि देखिए, अब आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं, तो आप करंट अपडेट होने के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस को भी रिवीजन करते चलिए, पुराने न्यूज़ को भी रिवीजन करते चलिए। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यही मेरा कारण है और मैं देखिए ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो आपके क्वेश्चन, जितने भी इवेंट्स हैं उनको रिलेट करके पढ़ाऊँ, आप ही लोग के लिए ईजी रहता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो न्यूज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं उसको ऐड करती हूँ, ठीक है। बाकी फ्रेंड, क्लास के दौरान जो मैं आपको वर्क देती हूँ आप जरूर करो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? जो मैं आपको वर्क दे रही हूँ, जो मैं मैप से रिलेटेड वर्क दे रही हूँ, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा जो बता रही हूँ कि हाँ आप उसको देखो, उसको जरूर करो। ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन के दिन बहुत हेल्प करने वाली, ठीक है। तो वैसे भी आज 5 सितंबर है, नेशनल टीचर्स डे है, तो मैं आप लोगों से यही प्रॉमिस लेना चाहूँगी कि जो मैं काम दे रही हूँ प्लीज़ 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 उसे करो, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उमंगोट जल विद्युत परियोजना, उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे संबंधित है? मेघालय से, तमिलनाडु से, असम से या फिर कर्नाटक से? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड मेघालय से, ठीक है। उमंगोट जल विद्युत परियोजना मेघालय से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है कि हाल ही में मेघालय सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया, ठीक है। तो मेघालय की सरकार ने जो उमंगोट जल विद्युत परियोजना के लिए जो उन्होंने निजी विद्युत उत्पादकों के साथ जो समझौता किया था उसको रद्द कर दिया, इसीलिए ये जो जल विद्युत परियोजना है वो चर्चा में। तो देखिए, हमें दो चीज़ पता चली। पहली बात तो उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? उमंगोट पे है। ये नदी कहाँ पे है? मेघालय में है, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ पता चली। आगे बढ़ते हैं, इस नदी के बारे में देख लेते हैं कि मेघालय की उमंगोट नदी जो पूर्वी शिलोंग पिक से निकलती है, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी। देखिए, हमें दो चीज़ मिली। एक तो उमंगोट नदी जो है वो मेघालय में है और ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? पूर्वी शिलोंग से निकलती है। ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा क्लीन दिख रही है। ये है आपकी उमंगोट जो नदी है, इसी पे ये परियोजना बनाई जा रही है। और कहाँ पे है ये? शिलोंग, मेघालय में है। और ये काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कितनी क्लीन दिख रही है। पिक्चर देख लो, आप लोग बार बार कहते हो मैम पिक्स डाला करो, देखो मैं कर रही हूँ कोशिश, आप लोग के लिए कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए पूरी कोशिश करो, जो काम कह रही हूँ वो प्लीज़ करो, ठीक है। और इसके बारे में देखूँ तो इस नदी को देखिए, ये नदी जो है ये किस नाम से लोकप्रिय है? ये दावकी नदी के नाम से लोकप्रिय है। यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चलेगा, ठीक है। तो और देखते हैं, ये नदी भारत बांग्लादेश सीमा के पास एशिया के सबसे स्वच्छ गाँव का दर्जा प्राप्त गाँव मायलन रोंग से गुजरती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या पता चला? एशिया की सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट नदी, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ है? मायलन रोंग है, ठीक है। और ये बांग्लादेश में बहने से पहले जैंतिया और खासी हिल्स से बीच से गुजरती है। क्लास खत्म होगी, आप एटलस खोलेंगे, मैप खोलेंगे, 7 सिस्टर्स को खोलेंगे, ठीक है, 7 बहनों को खोलेंगे। उन 7 बहनों में जो 7 राज्य आते हैं उनके बारे में आप देखेंगे। देखिए, लगातार असम चर्चा में बना हुआ है, लगातार अरुणाचल प्रदेश चर्चा में बना हुआ है, मेघालय भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस आएगा। वहाँ देख लीजिए, देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ, उनके बारे में देखो। वहाँ के महत्वपूर्ण नदियों को देखो आप कि कौन कौन सी, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी सहायक नदियों को देखो। वहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, वो सारे लोकेशंस को देखो। ये आप मैप खोल करके, आपका ये वर्क है, आप करोगे, ठीक है। इस गांव के बारे में देखा जाए तो माइलन नोंग जो है उसको हम माइलन रोंग भी कहते हैं, माइलन नोंग भी कहते हैं, मावलिन नोंग के भी नाम से जानते हैं। और ये गांव स्वच्छता के साथ साथ 100% साक्षरता दर की भी उपलब्धि हासिल किया हुआ है। देख रहे हैं, एक तो ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी है, साथ ही साथ ये सबसे साक्षरता की दर में ये 100% प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। साक्षरता दर इसकी 100% है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे है? मेघालय में है। इस मावलिंग नांग का अर्थ होता है
ईश्वर का स्वयं का बगीचा, गॉड्स ओन गार्डन। ठीक है, इसका मतलब होता है, देख ही रहे कितना ये खूबसूरत लगता है, ये तो लग ही रहा है कि सच में ये भगवान का ही कोई घर है, भगवान की कोई धरती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड, बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखते हैं किसे किया गया है। प्रवीण कुमार को, शैलेंद्र सिंह को, धृत्री बनर्जी को, साइरस पूनावाला को। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा शैलेश सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं क्यों भाई। भारतीय जीव विज्ञान शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने 3 गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय कछुए थे उनका संरक्षण किया, उनको लुप्त होने से बचाया। इसी कारण शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये 3 जो थे कछुए जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय थे, ये कौन थे? बाटागुर कछुआ, उत्तरी नदी टेरापेन कछुआ और ब्लैक स्पॉट सेल कछुआ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह को। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में फ्रेंड कुछ और नाम दिए थे। देखिए ये धृत्री बनर्जी के भी बारे में आप देख लीजिए, ये पहली महिला निदेशिका बनी है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला डायरेक्टर बनी है वो बनी है धृत्री बनर्जी। साइरस पूनावाला भी चर्चा में थे, इनको ये साइरस पूनावाला जो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? साइरस पूनावाला। और इनको लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है, लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2021। तो पूछे कि लोकमान्य तिलक से सम्मानित किसको किया गया है? वो साइरस पूनावाला का है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही कोविशील्ड बनाया था। ठीक है, कोविशील्ड जो मेडिसिन है उसका निर्माण इसी संस्था ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से देखिए हमें 3 न्यूज़ पता चल गई। शैलेंद्र सिंह के बारे में पता चला जिनको बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, धृत्री बनर्जी जिनको पहली महिला निदेशिका बनाया गया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की, और साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। आज मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कोऑपरेट करेंगे आप लोग मेरे साथ, मैं आपको पूरी तरीके से मतलब ठीक से चलूँगी क्लास को लेकर के। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में रहस्यमय ज्वर के कई मामले सामने आए हैं और इस ज्वर को किस नाम से संदर्भित किया जा रहा है? ठीक है, तो बताएं। देखा जाए तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में लगातार एक कोई रहस्यमय ज्वर है जिससे लगभग 40 लोगों की जान गई है और उसमें भी जो ज़्यादातर बच्चों की जान गई है, तो इसको किस नाम से संदर्भित किया गया है? जापानी इंसेफ्लाइटिस से, निमोनिया से, स्क्रब टाइफस से या फिर हेपेटाइटिस से? तो फ्रेंड हमारा आंसर हो गया स्क्रब टाइफस से। ठीक है, स्क्रब टाइफस जो है एक रहस्यमय ज्वर है जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में जैसे कि फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज जैसे जो जिलों में जो है ये केस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में फैल रहे रहस्यमय ज्वर स्क्रब टाइफस, ठीक है, स्क्रब टाइफस के रूप में संदर्भित किया गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार स्क्रब टाइफस ओरिएंटिया तुसोगामुसी नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। ध्यान रखिएगा किस जीवाणु से है ये? एंटोरिया तुसोगामुसी, ठीक है, से ये उत्पन्न हुआ ये जीवाणु है, जिससे इसी जीवाणु से ये स्क्रब टाइफस जो है, और ये इसे बुश टाइफस के भी नाम से जाना जाता है। स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस के भी नाम से जाना जाता है। और लोगों में यह संक्रमण किससे फैलता है? तो लोगों में यह संक्रमण संक्रमित मांसपेशी लार्वा घून के काटने से फैलता है। ठीक है, इसके लक्षण देख लीजिए। ये जब ज्वर होता है तो इसके क्या लक्षण है इसमें देखा जाए तो इस ज्वर में आपको फीवर आता है, इसमें जब ये आपको प्रॉब्लम होगी तो इसमें ज्वर है, ठंडा लगना, सिर दर्द, सर्दी में शरीर में दर्द है, चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द है। और इसके उपचार के लिए व्यक्ति के उपचार हेतु इसमें देखा जाए प्रतिजैविक डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किया जा रहा है स्क्रब टाइफस के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा किस जीवाणु से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फैल रहा है इसको क्या नाम दिया गया है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखते हैं किसे किया गया है। स्टीवन मुंशी, जिम्मी नेल्सन, जेफरी या फिर एलेजांड्रो पीटो। ठीक है, ये एलेजांड्रो प्रीतो है फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एलेजांड्रो प्रीतो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक मैक्सिकन फोटोग्राफर है जो एलेक्जेंडर प्रीतो हैं, इनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इनकी किस फोटो के लिए किया गया है, कौन सी इन्होंने फोटोग्राफी की थी, तो उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार ब्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े, फ्रेंड यहाँ बड़े होगा चाहिए था, बड़े नहीं, या फिर बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता था। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच का एक बॉर्डर है जिसमें तारों से घिरा हुआ है, और इसको देखिए एक रोड रनर जो पक्षी है वो उसको घूर रहा है, बहुत आश्चर्य से देख रहा है। तो इसी फोटोग्राफी के लिए इनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको, एलेक्जेंडर प्रीतो को दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए फोटो है और ये बॉर्डर है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। ठीक है, और इस तस्वीर को जो शीर्षक दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, वो अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक्ड टाइटल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस की शुरुआत की है। ऐसे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड आरओ वगैरह में। जापान, सिंगापुर, चीन, डेनमार्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस की शुरुआत की है। सिंगापुर ने पूरी तरीके से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस की शुरुआत किया है। ठीक है, जो लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो जाएंगे उनके लिए वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है, सिंगापुर है। नेक्स्ट है हाल ही में 7 पहल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। 7 पहल का जो उद्घाटन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 7 पहल की शुरुआत की गई है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। 7 पहल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। उसमें भी देखा जाए किसे, तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान करना है। तो इस तरह से देखें तो फ्रेंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो वस्तु उत्पादन किया जा रहा है, जो सामान का उत्पादन किया जा रहा है, उस सामान को किस तरीके से उसकी मार्केटिंग किया जाए, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग किया जाए, किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग किया जाए, इस चीज़ के लिए 7 पहल का शुरुआत किया गया है। उसी के तहत उनको सलाह दिया जाएगा, उनको सहायता दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं उन्हीं के लिए ये 7 पहल की शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी। डिफेंस एक्सपो देखते हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। ठीक है, गुजरात में किया जाएगा नेक्स्ट ईयर डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात में की जाएगी। इसके बारे में थोड़ा देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा घोषणा किया गया है कि होना चाहिए यहाँ पे 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड ये 12वें नंबर का है। ठीक है, 12वें नंबर का है ये, और इसके उद्देश्य देख लीजिए। इस डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण के लोगों को टैगलाइन क्या होगी, जो लोगो होगा उसकी टैगलाइन क्या होगी, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने के लिए, ठीक है, ये जो लोगो है, ये जो टैगलाइन बनाया गया है। ठीक है, ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें लगभग 100 देशों के लोग भाग लेंगे। तो ये पहली बात जो डिफेंस एक्सपो लगता है वो हर 2 साल के अंतराल पे लगता है, और इस बार जो 22 में लगेगा डिफेंस एक्सपो तो उसमें लगभग 100 देश के लोग जो है 100 देश जो है उसमें भाग लेगा। ठीक है, पिछला डिफेंस एक्सपो देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। तो फ्रेंड इस तरीके से देखें तो जो डिफेंस एक्सपो का उद्देश्य क्या हुआ कि भारत जो है मेक इन इंडिया के तहत अपने आप को आगे बढ़ाएगा,
एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंस मार्केटिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। और अगर हमने देखा जो सिप्री की रिपोर्ट फ्रेंड हम लोगों ने बात किया था, सिप्री की रिपोर्ट के थ्रू भारत जो है, सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत है विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा आयातक है किसका, हथियारों का। तो सबसे ज़्यादा हथियार आयातक जो देश है दूसरे नंबर पे वो भारत है। तो लेकिन अगर इसी के साथ साथ देखें तो भारत लगातार ये भी कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे देशों से जो हथियार खरीदता है उस पर उसकी निर्भरता कम हो। इसके लिए वो लगातार जो है उत्पादन और निर्यात पर भी काम कर रहा है। और इन सब चीज़ों में अपनी पहचान बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को अपनी दुनिया को मतलब सामने रखने के लिए वो डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी कर रहा है। ठीक है, तो 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था आपका, लखनऊ में हुआ था। 12वां जो होगा वो नेक्स्ट ईयर गुजरात में होगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन, ठीक है, इनोवेशन मिशन की शुरुआत किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट जो है आपस में एक दूसरे से भागीदारी को बढ़ाया, इसके लिए इनोवेशन मिशन की शुरुआत किया है। किस राज्य ने किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना। इसके बारे में देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद सिंह द्वारा हाल ही में देखा जाए तो अरविंदर सिंह के द्वारा इनोवेशन मिशन पंजाब IM पंजाब लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर्स और जो प्राइवेट सेक्टर्स के आपस में मिल करके स्टार्टअप को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है इनोवेशन मिशन, पंजाब में किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की, भारत ने किस देश के साथ वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के विकास के लिए समझौता किया, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ या फिर फ्रांस के साथ। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ भारत ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान के लिए समझौता किया है। इसके बारे में देखें तो भारत और अमेरिका ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान परियोजना समझौते पर 30 जुलाई को हस्ताक्षर किया था। एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में किया जाएगा। अब ये रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल क्या है, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। इसका मुख्य लक्ष्य है फ्रेंड सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान, यानी कि जो कुछ भी आपके मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, और साथ ही साथ जो भारत और अमेरिका की सेना के लिए जो भावी प्रौद्योगिकी है उसका सह उत्पादन और साथ ही साथ उसका सह विकास करना, यानी कि जो भी आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी होगा उस टेक्नोलॉजी को दोनों देश आपस में मिल करके उसका उत्पादन करेंगे और उसका विकास करेंगे। ठीक है, तो यही इसका मेन उद्देश्य है। यह समझौता देखा जाए कब हुआ था, 2006 में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन समझौते के दायरे में रखा जाएगा, और जिसका नवीकरण देखो फ्रेंड 2015 में किया गया था। ठीक है, यह समझौता रक्षा उपकरणों को मिलकर विकसित करने की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी को गहन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इस तरह देखें तो जो दोनों देश हैं फ्रेंड, जो इस दोनों देशों के बीच में जो रक्षा और सैन्य सहयोग को एक तरीके से इससे बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ देख भी रहे हैं आप लगातार जो पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा संबंध काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के तौर पे भी नामित किया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए भारत का लगातार अमेरिका के साथ रक्षा संबंध मजबूत हो रहा है। और इसी के साथ साथ हाल के वर्षों में आप ये भी देखो कि भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को भी बढ़ाने का साथ ही साथ काम किया है। इसमें देखा जाए तो उसने स्वदेशीकरण पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। इसी का हमने आपको बताया था कि रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारा भी भारत ने स्थापित किया है। इसका क्या था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। 2 रक्षा गलियारे, एक आपका उत्तर प्रदेश में, दूसरा आपका तमिलनाडु में। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो सारी चीज़ फिर से रिवाइज कर लो। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार
ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया है? किसे किया है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण? दिल्ली रेलवे स्टेशन, कलकत्ता रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या फिर कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा 5 स्टार ई राइट स्टेशन का प्रमाण दिया है। इसके बारे में अगर देखें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ई राइट सर्टिफिकेट स्टेशन सर्टिफिकेशन प्रदान किया है। तो भाई इसका क्या फ़ायदा होगा? जो 5 स्टार रेटिंग जो देने का कारण ये है कि ये दर्शाता है कि उस स्टेशन ने यात्रियों को सुरक्षित और स्वस्थकर भोजन उपलब्ध कराने में एक अनुकरणीय प्रयास किया है, और इसी कारण चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा 5 स्टार ई राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है। यह प्रमाण यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ईट राइट आंदोलन का हिस्सा है जो फसाई के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था भाई? ये जो आंदोलन चलाया गया था वो 10 जुलाई 2018 को ईट राइट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सतत भोजन सुनिश्चित करने के लिए भारत में खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना। फ्रेंड एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें, चंडीगढ़ जो है वो 5 स्टार ई राइट सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला 5वां स्टेशन बना है। ठीक है, इसके पहले भी 4 स्टेशनों को मिला था। वो 4 स्टेशन फ्रेंड, एक दिल्ली का है जो कि आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, बम्बई के 2 हैं, 2 मुंबई के हैं, एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दूसरा आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई का, और एक गुजरात का है जो कि बड़ोदरा में बड़ोदरा रेलवे स्टेशन को मिला था 5 स्टार ई राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। चलिए अब आपका वर्क ये है कि जो फसाई यानी कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फसाई के बारे में। ये मुझे देखना है। ठीक है, देखती हूँ कौन कौन आंसर देता है। मुझे अभी वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करो मुझे। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है। फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। आज का पहला फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बन गए हैं वो हैं विराट कोहली। टोक्यो ओलंपिक में हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल किसने जीता? प्रवीण कुमार के द्वारा हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता गया है। वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 से 17 सितंबर को मनाया जाएगा शिक्षक पर्व दिवस। ठीक है, शिक्षक पर्व 2021 मनाया जाएगा। कब से? 5 से लेकर के 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा फ्रेंड उन शिक्षकों को सम्मानित करना जिन्होंने समाज में जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऐसे शिक्षकों के उनके योगदान के लिए उनको सम्मान दिया जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि इस पर्व के दौरान इस अवसर के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 5 पहल को लॉन्च किया गया। 5 पहलों को लॉन्च किया गया। तो वो जो 5 पहल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, बात करें थोड़ा टीचर्स डे के बारे में। जो 5 सितंबर है वो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वही दूसरे आपके राष्ट्रपति बने थे। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को फ्रेंड इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 12.57 बिलियन है फ्रेंड, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकरण यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स का आवंटन किया गया है, भारत को किया गया। ठीक है, ये 12.57 बिलियन जो है फ्रेंड कितने के बराबर हो जाएगा? लगभग अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा लगभग 17.86
अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड, ये एसडीआर क्या है, इसके बारे में भी आप जान लो। एसडीआर जो है ये 1969 में आईएमएफ के द्वारा बनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक आरक्षित फंड है, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व फंड है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? आरबीआई के द्वारा, एक तरीके सॉरी आईएमएफ के द्वारा। एक तरीके से ये आईएमएफ की मुद्रा है जिसको हम एसडीआर कहते हैं, जिसे हम अन्य नाम से अगर जाने तो उसको पेपर गोल्ड कहते हैं, ठीक है। पेपर गोल्ड के भी नाम से जाना जाता है एसडीआर को, ठीक है। और जो आईएमएफ की बास्केट में फ्रेंड 5 देशों की मुद्राएं हैं। 5 देशों की कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर हो गई, चीनी युआन हो गई, जापानी येन हो गई, यूरो हो गई, ब्रिटिश पाउंड हो गई। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। आपका वर्क ये है। नेक्स्ट आईएमएफ के बारे में बताना है। आईएमएफ का गठन कब हुआ था? आईएमएफ का हेडक्वार्टर कौन सा था? आईएमएफ के जो इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं और जो चेयरमैन है वो कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो ये है कि आईएमएफ की जो मुख्य इस समय जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ, ठीक है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं वर्तमान में, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे आईएमएफ के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे है फैक्ट्स ऑफ द डे में। ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू करने वाला जो राज्य बन गया है वो मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में फुकुतोको ओकोनोवा सबमरीन ज्वालामुखी जो कि प्रशांत महासागर में है, में विस्फोट हुआ है, किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है, ठीक है। नाम से ही पता चल जाएगा जापान से संबंधित है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला आपात सड़क बनाया जाएगा पटना जंक्शन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये सब बन सकता है पीसीएस में भी कि देश का पहला जो है आपात सड़क बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे का, कहाँ पे? तो पटना जंक्शन में। वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत कर दिया। कौन से एस्ट्रॉयड के टकराने से पृथ्वी पर जो था डायनासोर का अंत हो गया? तो वो था चिक्सलुप प्रभावक, ठीक है। आपका कौन सा हो गया? चिक्सलुप प्रभावक, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। सीएमडी किसे? अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। यूपी स्पेशल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शूटिंग रेंज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मेरठ में किया जा रहा है। प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बनाया जाएगा पिपराइच के अगैया गांव में। ये पिपराइच कहाँ है फ्रेंड? गोरखपुर में, ठीक है। तो प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पिपराइच में बनाया जाएगा। कौन से गांव में? अगैया गांव में, जो कि गोरखपुर में है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया सर्किट, देखिए 12 सर्किटों का विकास किया गया है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें प्रमुख देखिए कौन से हैं? रामायण, महाभारत, बुद्ध, शक्तिपीठ, इको टूरिज्म और स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम, जिसे हम साइकिलिंग ट्रैक के नाम से जानते हैं, बनाया जाएगा लखनऊ में बनाया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कहाँ पे बनाया जाएगा? लखनऊ में, ठीक है। प्रयागराज से मेरठ तक बनने जा रहे देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका लेख ले लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई। से कितने जिले जुड़ेंगे? तो इसमें 12 जिले जोड़े जाएंगे। कौन कौन से? मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है। तो ये 12 जिले आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है। प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ पे स्थापित की जाएगी? लखनऊ में स्थापित की जाएगी एंटी रेबीज लैब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो गया फ्रेंड। तो आज हम लोगों ने अप्रॉक्स जितने भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी हम लोगों ने कवर किया है। आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। ये भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने क्वेश्चंस किया है वो मुझे आप बताएंगे। सबसे पहले आप मुझे फसाई के बारे में बताएंगे, यानी कि फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। दूसरा आप मुझे बताएंगे आईएमएफ के बारे में बताएंगे, और मेन इंपॉर्टेंट आप एटलस खोलेंगे और जो मैंने मैपिंग का वर्क दिया है आप मुझे वो भी आप करोगे, ठीक है। मैप सारा कर लोगे, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।